Everyone, please confirm in the chat box. Beta, am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा चैट बॉक्स में ऑडियो वीडियो क्लियर है, सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर डिस्कशन। अपना डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर सकें फिर। Everyone, please confirm in the chat box. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल बेटा? ऑडियो वीडियो क्लियर है, बहुत बढ़िया। और आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया, दैट वाज द थियोडोलाइट सर्वेइंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा है थियोडोलाइट एज ए इंस्ट्रूमेंट, उसके क्या क्या फंक्शंस थे, व्हाट आर द वेरियस मेजरमेंट्स दैट वी कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट, और उसके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया लास्ट क्लास में। सो आई होप द डिस्कशन अबाउट द थियोडोलाइट इज क्लियर टू एवरीवन। जितनी भी बातें हम लोगों ने क्लास में डिस्कस की रिलेटेड टू द थियोडोलाइट, वो सभी बातें सभी को क्लियर हैं। तो और वो सभी बातें सभी को क्लियर होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो अगला डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं, the next type of the surveying that we are going to discuss, that will be the tachyometry survey। तो टेक्योमेट्री सर्वे का जो फंडामेंटल पार्ट है, बेसिक पार्ट है, वो आपका रिलेटेड है थियोडोलाइट सर्वेइंग से। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था थियोडोलाइट के बारे में, ताकि टेक्योमेट्री के कंसेप्ट को समझने में कोई दिक्कत ना आए। Yes or no? So I hope the entire discussion, entire terminology is clear related to the theodolite to everyone. सभी को क्लियर है बेटा? एक बार कंफर्म कर देंगे so that we can start our new topic and that is the tachyometry survey। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग बातचीत करने वाले हैं थ्योरी ऑफ टेक्योमेट्री की। टेक्योमेट्री होता क्या है, किस कंडीशन पे इस मेथड को, इस इंस्ट्रूमेंट को हमें यूज करना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव अभी भी वही है। हर सर्वेइंग का एक ऑब्जेक्टिव है जो कि हम लोग शुरू से डिस्कस करते चले आ रहे हैं, और अभी भी वही ऑब्जेक्टिव है। विद द हेल्प ऑफ द सर्वेइंग वी वांट टू डिफाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। हम किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं सो दैट वी कैन प्रिपेयर द प्लान और मैप। उस रिलेटिव पोजीशन की हेल्प से हम प्लान और मैप प्रिपेयर कर पाएं। यस, और किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। वो मेजरमेंट्स आपके लीनियर मेजरमेंट्स हो सकते हैं, वो मेजरमेंट्स आपके एंगुलर मेजरमेंट्स हो सकते हैं। लीनियर मेजरमेंट में हम लोगों ने दो तरीके के मेजरमेंट की बात की, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस। और सिमिलरली एंगुलर मेजरमेंट में हम लोगों ने बातचीत करी थी हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल के बारे में। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द टेक्योमेट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक थ्योरी ऑफ द टेक्योमेट्री। चलिए लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्टरी पार्ट।
तो सबसे पहले टेक्योमेट्री सर्वेइंग। अब यार हर सर्वेइंग में मेजरमेंट के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे आपने। हर सर्वेइंग में किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वी हैव यूज सर्टेन इंस्ट्रूमेंट। जैसे लेवलिंग में आपने लेवल की बात की थी, चैन और टेप सर्वे में आपने चैन और टेप को यूज किया। कंपास सर्वेइंग की हेल्प से आपने बियरिंग को मेजर किया और उसके लिए एंगल जो हम लोगों ने मेजर किया था। फॉर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। दो टाइप के कंपास के बारे में भी हम लोगों ने बातचीत करी थी। यस और नो? तो क्या सिमिलरली क्या यहां पर मुझे कोई बता सकता है कि टेक्योमेट्री में आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं? किसी भी सर्वेइंग के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे और उस पर्टिकुलर सर्वेइंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हर सर्वेइंग का एक ऑब्जेक्टिव है। तो कोई मुझे बताएगा क्या टेक्योमेट्री सर्वेइंग में कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करने वाले हैं? Which instrument we are going to use in the case of tachyometry surveying? Anyone? Which instrument we are going to use in the case of tachyometry surveying? किसी को कोई आइडिया है बेटा इस बात का? टेक्योमीटर, बिल्कुल सही, विष्णु ने सही बोला। इंस्ट्रूमेंट जो यूज करेंगे वो इंस्ट्रूमेंट होने वाला है टेक्योमीटर। वो इंस्ट्रूमेंट होने वाला है टेक्योमीटर। क्या देखा है आपने कभी टेक्योमीटर? क्या आप में से किसी ने कभी टेक्योमीटर देखा है? Have you seen this instrument that is tachyometer? बोलो बेटा, Have you seen this instrument tachyometer? नहीं देखा है? चलो अभी दिखा देंगे, अगर नहीं देखा कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे तुम लोगों ने देख रखा है, वैसे तुम लोगों ने इस इंस्ट्रूमेंट को देख रखा है, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने थियोडोलाइट को देख रखा है? हैव यू सीन द इंस्ट्रूमेंट दैट वाज थियोडोलाइट? हैव यू सीन द इंस्ट्रूमेंट दैट वाज द थियोडोलाइट? तो आप सभी का जवाब आएगा कि हाँ सर, थियोडोलाइट के बारे में तो अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही बात करी है। We have discussed about the theodolite in the last lecture itself. Yes or no? तो भैया टेक्योमीटर कोई नया इंस्ट्रूमेंट नहीं है। टेक्योमीटर कोई अलग सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये वही है थियोडोलाइट। कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कर दिए गए हैं, कुछ इसमें चेंज कर दिए गए हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं टेक्योमीटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ थियोडोलाइट? ये एक स्पेशल तरह का थियोडोलाइट ही होता है और कुछ नहीं होता है। टेक्योमीटर इज द स्पेशल टाइप ऑफ द थियोडोलाइट। अब इसमें स्पेशल क्या होता है? इसमें स्पेशल ये होता है कि इसमें लगे होते हैं फिटेड विद स्टेडिया। टेक्योमीटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ थियोडोलाइट। क्या स्पेशल है? तो इसमें स्पेशल बात यह है कि इसमें थियोडोलाइट में हम स्टेडिया प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब किसी भी थियोडोलाइट में अगर आप स्टेडिया प्रोवाइड कर देते हैं, किसी भी थियोडोलाइट में अगर आप स्टेडिया प्रोवाइड कर देते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट आपका बन जाएगा टेक्योमीटर। एनालिटिकल लेंस इज अ डिफरेंट थिंग विष्णु। एनालिटिकल लेंस क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। अभी बेटा जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो टेक्योमीटर के बारे में कर रहे हैं। सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अब तक तो आपने इतने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, इतने डिस्कशन कंप्लीट कर लिए हैं।
अब तो यकीन हो गया होगा कि नहीं, जो भी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी टॉपिक में रिक्वायर्ड है, वो हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। बट हर डिस्कशन का एक सीक्वेंस है, एक तरीका है, ताकि आप बहुत अच्छे से उन चीजों को समझ पाएं। तो एनालिटिकल लेंस क्या होता है, उसका डिस्कशन क्या है, वो अभी यहां पर बिल्कुल भी रिलीवेंट नहीं है। हो सकता है आपने पहले से पढ़ रखा हो, बिल्कुल सही बात है। तो जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा, उनको मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जहां पर मैंने ये एज्यूम कर लिया है कि आप सभी लोग सर्वेइंग को जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं। तो मैं सभी कंसेप्ट्स को इतने बेसिक लेवल से इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि जिसने पहले कभी भी जीवन में सर्वेइंग नहीं पढ़ा है, उसको भी सर्वेइंग के ये सभी कंसेप्ट क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो दिस विल बी द अप्रोच फॉर दिस कोर्स, ठीक है। तो समटाइम्स अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ चीजें आपको पता हैं, तो थोड़ा सा इमोशन कंट्रोल करना है और थोड़ा सा डिस्कशन को होल्ड करना है। जब वो टॉपिक आएगा, उसमें जो भी डिस्कशन करना है आपको, जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बस कहानी सुनो ध्यान से और एंजॉय करो। तो अब तक मैंने ये समझा कि टेक्योमेट्री सर्वेइंग में जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं टेक्योमीटर। सर ये टेक्योमीटर क्या होता है? टेक्योमीटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ थियोडोलाइट। ये एक थियोडोलाइट ही होता है। अब इसमें स्पेशल अरेंजमेंट क्या होता है, क्या स्पेशल आपने प्रोवाइड कर दिया? तो आपने बोला सर हमने स्टेडिया प्रोवाइड कर दिए। अब मुझे ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आया कि स्टेडिया का मतलब क्या है। सर आपने लिख दिया तो मैंने मान लिया कि चलो कुछ स्टेडिया अगर प्रोवाइड कर देंगे थियोडोलाइट में तो वो इंस्ट्रूमेंट हमारा बन जाएगा टेक्योमीटर। बट स्टेडिया होता क्या है ये ना ही हम समझ पा रहे हैं और ना ही हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा। चलो थियोडोलाइट की अगर बात करें तो थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, अगर तुम्हें याद हो तो वो था वो टेलीस्कोप। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट या सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की अगर बात करें थियोडोलाइट में, ठीक है। चलो तो शुभम को पता है, शुभम ने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार देख लेना, ठीक है। बिल्कुल सही बताया वैसे शुभम ने भी, वेरी गुड शुभम। तो क्या बोला गया, एक टेलीस्कोप होता था। अब टेलीस्कोप की अगर बात करें तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इन डिटेल। एक होता है यहां पर आई पीस और एक होता था वहां पर ऑब्जेक्टिव पीस, याद आया? एक होता था हमारा आई पीस और दूसरा होता था ऑब्जेक्टिव पीस। थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं। तो ये था हमारा टेलीस्कोप, दिस वॉज द टेलीस्कोप। और यहां से कहीं से हम लोग देखते थे तो ये था आपका आई पीस और ये था ऑब्जेक्टिव पीस, जहां पर एक आपने ऑब्जेक्टिव लेंस प्रोवाइड कर रखा था। अभी अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आई पीस के पास क्या होता है, डायाफ्राम। आई पीस के पास क्या होता है, डायाफ्राम। जहां पर आपको इसकी का अगर दूसरा व्यू देखें तो ये आपको कुछ क्रॉस हेयर दिख रहे थे। दिस वॉज द डायाफ्राम, दिस वॉज द डायाफ्राम, यस और नो? ये क्रॉस हेयर दिख रहे थे। अब यहां पर आपने क्या स्पेशल किया है इस इंस्ट्रूमेंट को, थियोडोलाइट को टेक्योमीटर बनाने के लिए, ये समझिए। कुछ नहीं किया बेटा, हम लोगों ने इसी डायाफ्राम में दो मार्किंग और प्रोवाइड कर दी हैं। इस तरीके से दो हॉरिजॉन्टल मार्किंग और प्रोवाइड कर दी हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग स्टेडिया। तो ये आपका हो गया अपर स्टेडिया, ये आपका हो गया लोअर स्टेडिया। अब क्योंकि हम लोग स्टेडिया के टर्म पे बात कर रहे हैं तो अब हम इसको बोल सकते हैं एक्सियल स्टेडिया। तो
अपर स्टेडिया, लोअर स्टेडिया और एक्सेल स्टेडिया। जब ये स्टेडिया प्रोवाइडेड नहीं थे उस समय टेलीस्कोप से जो आप रीडिंग ले रहे थे, जरा ध्यान से समझिएगा। मान लो ये तुम्हारा स्टाफ है, इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच की डिस्टेंस जो है वो डी है। इस टेलीस्कोप से जब आप स्टाफ रीडिंग ले रहे थे, अभी मैं बात कर रहा हूं थियोडोलाइट की, तो थियोडोलाइट में तो कोई स्टेडिया होता नहीं है, थियोडोलाइट में तो कोई स्टेडिया का कंसेप्ट था नहीं। तो जो भी एक इंटरसेक्शन था, इस इंटरसेक्शन के करस्पॉन्डिंग हमें एक स्टाफ की रीडिंग मिल गई थी, जिसको आपने बोला था स्टाफ रीडिंग। केवल एक ही रीडिंग तो मिल रही थी ना थियोडोलाइट के केस में। थियोडोलाइट के केस में हमें स्टाफ में एक ही रीडिंग लेनी थी और वो थी करस्पॉन्डिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर। वो जो स्टाफ रीडिंग आपने ली थी वो क्रॉस हेयर के इंटरसेक्शन के करस्पॉन्डिंग ले ली थी। मानते हो या नहीं? मानते हो या नहीं? बोलो भाई। तो दिस वॉज द स्टाफ रीडिंग दैट वी हैव कंसीडर्ड करस्पॉन्डिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर इन द केस ऑफ थियोडोलाइट। इन द केस ऑफ थियोडोलाइट। लेकिन अभी आपने क्या किया है, टेक्योमीटर के केस में अब आपने यहां पर अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया भी प्रोवाइड कर दिए हैं। अच्छा, एक टर्म और समझ लीजिए, ये अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया के बीच में जो इंटरवल होता है उसको बोलते हैं आई, और इसको एक्सप्लेन किया जाता है कैसे, स्टेडिया इंटरवल। आई क्या है तुम्हारा? आई इज द स्टेडिया इंटरवल। क्या होता है स्टेडिया इंटरवल? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अपर स्टेडिया एंड लोअर स्टेडिया। इस डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई की हेल्प से। अब जब आप सेम कहानी समझेंगे तो फिर से सेम कहानी समझ लेते हैं, बट अब जो यहां पर इंस्ट्रूमेंट है, अब जो यहां पर इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? टेक्योमीटर है। तो तुम्हें नहीं लगता करस्पॉन्डिंग टू द टेक्योमीटर अब मुझे फाइनली यहां पर स्टाफ में 3 रीडिंग मिलेंगी? अब मुझे स्टाफ में इस तरीके से 3 रीडिंग मिलेंगी। दीज आर द 3 रीडिंग, दीज आर द 3 रीडिंग, जिसको मैंने बोल दिया S1, S2 और S3। Now I will get the 3 staff reading. Now I will get the 3 staff reading. अभी आगे चल के हम लोग थ्योरी ऑफ टेक्योमेट्री की बात करेंगे, जहां पर आपको समझ में आएगा कि ये जो बेटा पहली रीडिंग मिल रही है S1, ये रीडिंग आपको मिलेगी करस्पॉन्डिंग टू द अपर स्टेडिया। अपर स्टेडिया के करस्पॉन्डिंग आपको S1 रीडिंग मिलेगी। ऐसा कैसे हो रहा है, इसके लिए भी हम लोग समझेंगे थ्योरी ऑफ टेक्योमेट्री। थोड़ी देर में अभी हम लोग समझने वाले हैं थ्योरी ऑफ टेक्योमेट्री। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो 1 बाय 1 में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बस आप उनको सुनते रहिए और समझते रहिए। S2 जो रीडिंग आपको स्टाफ में मिल रही है वो मिल रही करस्पॉन्डिंग टू द एक्सियल स्टेडिया, और S3 जो रीडिंग आपको मिलेगी बेटा वो मिलेगी करस्पॉन्डिंग टू द लोअर स्टेडिया। तो दीज आर द 3 स्टाफ रीडिंग नाउ यू विल गेट इन द केस ऑफ टेक्योमेट्री। टेक्योमीटर के केस में अब आपको टोटल 3 स्टाफ रीडिंग देखने को मिलेंगी। कोई दिक्कत किसी को? ये अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया की रीडिंग का जो गैप होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा S से। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं S से, और S को बोला जाता है स्टाफ इंटरसेप्ट। S को बोला जाता है स्टाफ इंटरसेप्ट। कैसे निकाल सकते हैं? तो दिस विल बी इक्वल टू S3 माइनस S1।
स्टाफ इंटरसेप्ट जो होगा वो अपर स्टेडिया, लोअर स्टेडिया और अपर स्टेडिया के बीच में जो रीडिंग का डिफरेंस है स्टाफ में, उसको आप बोलते हैं स्टाफ इंटरसेप्ट। ये टर्मिनोलॉजी क्लियर है? तो अब मैंने आपको पूरी बातें बता दी टेक्योमीटर से रिलेटेड। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल यह है कि भैया टेक्योमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है जो आप मेजर करना चाह रहे हैं? चैन सर्वे का ऑब्जेक्टिव था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करना, टेप सर्वे का ऑब्जेक्टिव था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करना, कंपास सर्वे का ऑब्जेक्टिव था हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करना, लेवलिंग का ऑब्जेक्टिव था वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करना। तो अब हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है टेक्योमेट्री का? कोई बताएगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेक्योमेट्री? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेक्योमेट्री? What is the objective of the tachometry? बताओ भाई, क्या ऑब्जेक्टिव लगता है आपको? क्या कौन सी क्वांटिटी है जो आप मेजर करना चाह रहे हैं? आरएल फाइंड आउट करना। देखो, अभी मैंने बताया कि टेक्योमेट्री में इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टेक्योमीटर, और टेक्योमीटर कुछ और नहीं होता है, स्पेशल टाइप का थियोडोलाइट होता है। इसका मतलब हम एंगुलर मेजरमेंट तो कर ही सकते हैं। थियोडोलाइट का मेन काम क्या था? थियोडोलाइट का मेन काम था हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करना और वर्टिकल एंगल को मेजर करना। तो भैया टेक्योमेट्री भी तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल टेक्योमीटर भी तो तुम्हारा है तो थियोडोलाइट ही ना। यस और नो? इसका मतलब क्या है कि एंगुलर मेजरमेंट तो करेंगे ही, तो भैया इससे तुम मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड एंगल दोनों कर सकते हो। टेक्योमेट्री की हेल्प से, टेक्योमीटर की हेल्प से आप डिस्टेंस का भी मेजरमेंट कर सकते हैं और एंगल का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। सर कौन सी डिस्टेंस और कौन सा एंगल? दोनों डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आप मेजर कर सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस भी आप मेजर कर सकते हैं। सब करके देखेंगे अभी। तो मेजरमेंट क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो अलग भी डिस्कशन है हम लोग का, बट अभी समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव है क्या क्या। तो टेक्योमेट्री की हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, लेवलिंग भी कर सकते हैं, और सिमिलरली हॉरिजॉन्टल एंगल को भी मेजर कर सकते हैं और वर्टिकल एंगल को भी मेजर कर सकते हैं। क्योंकि टेक्योमीटर कोई अलग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बेसिकली टेक्योमीटर इज अ थियोडोलाइट। बेसिकली टेक्योमीटर इज अ थियोडोलाइट। तो लगभग सारे ही काम कर लेंगे, लेकिन किस कंडीशन पे टेक्योमीटर से मेजरमेंट करना अच्छा होगा, सुटेबल होगा, हमें इस बात को भी समझना है। चलो एक एग्जांपल और लेता हूं। तो फॉर एग्जांपल ये कोई एक हिली एरिया है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक कोई हिली एरिया बनाया, पहाड़ी एरिया बना दिया। अब तुम घूमने तो जाते रहते हो, कहीं निकल गए हो तुम पहाड़ी इलाके में एंजॉय करने। अब बैठे थे पहाड़ में, किसी पॉइंट ए पे अचानक से दूसरे पहाड़ में कोई पॉइंट बी दिखा। अचानक से दूसरे किसी पहाड़ में एक पॉइंट बी दिखा। अब तुमने पढ़ रखी सर्वेइंग, तुम्हें होने लगी बेचैनी। क्या हो रहा है? तुमने क्योंकि सर्वेइंग के कंसेप्ट पढ़ रखे और तुम्हें होने लगी बेचैनी। तुम्हारे दिमाग में एक हलचल हुई कि यार एक काम करते हैं, बैठे बैठे टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा। चलिए सर, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी हम ये मेजर करना चाह रहे हैं। What is the distance between the point A and B? What is the distance between the point A and B? ये मेजर करना चाह रहे हैं। बस मुझे ये बता दो, अब तक इस पूरे सिलेबस में जो कुछ भी आपने पढ़ा है,
आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना आता है, और उसके लिए आपने मेन जो डिस्कशन किया था वो दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में किया था, एक था चैन और एक था टेप। मुझे बता दो, क्या ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में चैन या फिर टेप की हेल्प से हम इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं या नहीं? कैन वी मेजर दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द चैन और टेप? बोलो, क्या लगता है तुम्हें? कैन वी मेजर दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द चैन और टेप? यस और नो? क्या इन दोनों पहाड़ियों के ऊपरी हिस्से के ऊपरी पॉइंट के बीच के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम चैन और टेप की हेल्प से मेजर कर सकते हैं? तो जवाब आ रहा है नहीं। हाँ भैया, ऐसी कंडीशन में चैन और टेप से कैसे मेजर करें? और डिस्टेंस तो मेजर करनी है। कोई और तरीका है तुम्हारे पास? कोई और तरीका है तुम्हारे पास इस डिस्टेंस को मेजर करने का, अब तक जो पढ़ा है उसके बेसिस पे? इज देयर एनी अदर वे टू मेजर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन? अगर आपको पता है तो बताइए। क्या इन दोनों पॉइंट ए और बी के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए और कोई तरीका और कोई इंस्ट्रूमेंट आपको पता हो तो बताइए। तो आई थिंक फिर से आपका जवाब आएगा कि सर नहीं पता है। हाँ, ये काम संभव है। आप इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं अगर आपको पता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेक्योमेट्री। तो टेक्योमेट्री सर्वेइंग की हेल्प से आप इस डी डिस्टेंस को बहुत आसानी से मेजर कर पाएंगे। तो ये तो हो गया इसका कि हर जगह सुटेबिलिटी नहीं है, हर जगह यूज करना सही नहीं है। जहां पर प्रॉपर रिक्वायरमेंट वहां पर यूज करो ना। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर चैन और टेप से मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है, वहां पर हम लोग कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं टेक्योमेट्री का, और हम इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को बहुत आसानी से, बहुत ही ज्यादा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। करना चाहते हो मेजर ये डिस्टेंस? बोलो हाँ या ना। डू यू वांट टू मेजर दिस डिस्टेंस ए एंड बिटवीन द ए एंड बी पॉइंट? क्या आप इन दोनों पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्योमेट्री सर्वे? विद द हेल्प ऑफ द टेक्योमेट्री सर्वे, यस और नो? जाहिर सी बात है सर, बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। तो चाहत आपकी पूरी होगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा थ्योरी ऑफ टेक्योमीटर। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ द टेक्योमीटर। अगर एक बार आपको टेक्योमीटर की थ्योरी क्लियर हो गई तो बहुत आसानी से आप इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को डिफाइन कर पाएंगे, और हम लोग फील्ड में करेंगे भी प्रैक्टिकली, चिंता मत करो तुम। मैं तुम्हें ये डिस्टेंस मेजर करके दिखाऊंगा, ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग बातचीत करेंगे थ्योरी ऑफ टेक्योमीटर के बारे में। अब तक जो कुछ पढ़ा है, अब तक जो कुछ समझा है टेक्योमीटर के बारे में, उसको एक बार अच्छे से क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। कर लिया जाए समराइज। चलिए, तो आपने बोला टेक्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग in which the horizontal distance and the vertical distance are determined with the help of the tachyometer। एंगुलर मेजरमेंट तो हम कर ही पा रहे थे थियोडोलाइट की हेल्प से, लेकिन ये स्टेडिया प्रोवाइड करने से हमें एक एडवांटेज और मिल गया, जस्ट बाय प्रोवाइडिंग दिस स्टेडिया। और जैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट हमारा बन गया टेक्योमीटर, तो अब हम टेक्योमीटर की हेल्प से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस को भी मेजर कर लेंगे। किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से? टेक्योमीटर की हेल्प से।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड। यहां पर ऑप्टिक्स की बात होगी। यहां पर जो कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं वो कंसेप्ट हैं रिलेटेड टू द ऑप्टिक्स, तो इसीलिए इसको आप बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड। ऑल्सो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ऑप्टिक्स के कंसेप्ट का यूज करेंगे। टेक्योमेट्री इज एक्सट्रीमली यूजफुल। कहां के लिए यूजफुल है? रफ टेरेन है, जैसे वैली जो मैंने आपको बताया, स्टीप स्लोप है जहां पर, वहां जहां पर भी चैन और टेप सर्वे कर पाना डिफिकल्ट है, जहां पर चैन और टेप की हेल्प से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर कर पाना डिफिकल्ट है, उन सभी जगह पर टेक्योमेट्री एक हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, एक सिचुएशन मैंने आपको दिखाई जहां पर आपने बोला कि सर चैन और टेप की हेल्प से डिस्टेंस को मेजर कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो सर्वेइंग का कोई नया तरीका या नया इंस्ट्रूमेंट डेवलप करिए जिससे हम इस डिस्टेंस को इजीली मेजर कर पाए। अभी करके दिखाते हैं। एज कंपेयर टू द चैनिंग ऑन द फ्लैट ग्राउंड, अगर फ्लैट ग्राउंड की बात करें जहां पर ये अनइवननेस और अंडुलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस केस में टेक्योमेट्री की एक्यूरेसी जो होती है वो कम होती है। एक्यूरेसी ऑफ द टेक्योमीटर इज लो। जाहिर सी बात है, सबसे एग्जैक्ट मेजरमेंट तो चैन और टेप की हेल्प से ही होगा ना, लेकिन चैन और टेप की हेल्प से अगर आप मेजरमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ग्राउंड का, टेरेन का लेवल होना, फ्लैट होना जरूरी है। अब ऐसा हमेशा संभव नहीं है कि हमेशा ग्राउंड का लेवल आपका फ्लैट हो, लेवल्ड सरफेस ही हो। तो अगर लेवल्ड सरफेस है उस केस में वी विल गो फॉर द चैन और टेप सर्वे, और अगर अनइवन सरफेस है, हिली एरिया है, उस केस में वी विल गो फॉर द टेक्योमीटर। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, एक बार फिर से आपको मैंने समराइज्ड वे में दिखा दिया। चलिए, तो ये आपने क्या करा, अलग अलग तरीके से स्टेडिया प्रोवाइड कर देते हैं। अ टेक्योमीटर इजेंशली अ ट्रांजिट थियोडोलाइट diaphragm of which is equipped with the stadia wire in addition to the cross wire। तो क्रॉस हेयर तो थे ही थे, एडिशनल आपने क्या कर दिया, एडिशनल यू हैव प्रोवाइडेड दिस स्टेडिया, एडिशनली यू हैव प्रोवाइडेड दिस स्टेडिया, जिसके बाद आपका ये इंस्ट्रूमेंट बन गया था टेक्योमीटर। और हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है कि इन दोनों स्टेडिया के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई से, और आई होता है स्टेडिया इंटरवल। आई होता है स्टेडिया इंटरवल। चलिए आगे बातचीत करते हैं। चलो यहां पर लौट के आएंगे। दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो कुछ स्टाफ से मिलता जुलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेडिया रॉड। टेक्योमीटर में स्टाफ की जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, स्टेडिया रॉड यूज कर रहे हैं। मकसद वही है। स्टाफ से भी आप स्टाफ रीडिंग्स लेते थे और स्टेडिया की हेल्प से भी हम लोग स्टेडिया रीडिंग्स लेंगे। 100 मीटर से ज्यादा अगर डिस्टेंस है तो फिर स्टेडिया रॉड यूज करिए, एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। अगर 100 मीटर से कम की डिस्टेंस है तो फिर आप स्टाफ को भी यूज कर सकते हैं, पर्पस सेम है। तो स्टाफ से ही मिलता जुलता हमारे पास एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्टेडिया रॉड। तो दो इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए, एक चाहिए स्टेडिया रॉड और एक चाहिए टेक्योमीटर। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। तुम्हें नहीं लग रहा है इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच में, इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच में जैसे जैसे ये डिस्टेंस चेंज हो रही है, इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच में जैसे जैसे ये डिस्टेंस चेंज हो रही है, स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू भी चेंज हो रही है। एज द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द स्टाफ इज चेंजिंग। देख लो डायग्राम में, देख लो। एज द इंस्ट्रूमेंट, एज द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द स्टाफ इज चेंजिंग, सेम उसी तरीके से ये स्टाफ इंटरसेप्ट जो आपने बोला था करस्पॉन्डिंग टू द अपर स्टेडिया एंड लोअर स्टेडिया,
अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया के करस्पॉन्डिंग जो स्टाफ रीडिंग्स थी उनके डिफरेंस की हेल्प से आपने फाइंड आउट किया था स्टाफ इंटरसेप्ट। उस स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू भी चेंज हो रही है ना? बोलो भाई। यार कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। टेक्योमीटर की हेल्प से आप इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। देखिए अब जरा आते हैं इसकी थ्योरी पे। तो मान लो ये स्टाफ है और ये तुम्हारा टेक्योमीटर है। इसके करस्पॉन्डिंग अब मुझे टोटल मिलेंगी 3 रीडिंग। इन 3 रीडिंग की हेल्प से मैं निकाल सकता हूं स्टाफ इंटरसेप्ट। निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? कुछ नहीं होता, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसके लिए एक हमारे पास इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं टेक्योमेट्री इक्वेशन। और क्या बोलती है ये टेक्योमेट्री इक्वेशन, जरा ध्यान से समझो। तो ये टेक्योमेट्री इक्वेशन बोलती है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द टेक्योमीटर एंड द स्टाफ इज नथिंग बट KS प्लस C। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी ये KS प्लस C के बराबर होगी। अब जरा एक बार टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लेते। तो D तो मुझे समझ में आ रहा है, D is the horizontal distance between tachometer and staff। ये डिस्टेंस तो D हो गई। S के बारे में भी हम लोग जानते हैं बेटा, S था तुम्हारा स्टाफ इंटरसेप्ट और इसको हम लोगों ने बोला था S3 माइनस S1। S भी पता है। ये 2 नए टर्म निकल के आ गए जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। एक है K और एक है C। देखो हम इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस D को मेजर कर सकते हैं अगर हमें ये 3 चीजें पता हो, K, S और C। इन 3 में से 2 चीजें तो हम खुद फील्ड पे मेजर कर रहे हैं। स्टाफ इंटरसेप्ट तो आप ही मेजर करोगे ना? बताओ भाई। स्टाफ इंटरसेप्ट तो आप फील्ड में मेजर कर लोगे ना, उसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है 2 चीजें नहीं पता है, K और C। K क्या होता है? तो K को बोलते हैं बेटा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। K को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और C को हम लोग बोलते हैं एडिटिव कांस्टेंट। अगर मुझे किसी भी तरीके से K और C की वैल्यू पता चल जाए, फील्ड में जाके हम जिन भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है उसका हम लोग मेजर कर लेंगे स्टाफ इंटरसेप्ट। और भैया यहां पर K की वैल्यू पुट करेंगे, C की वैल्यू पुट करेंगे और S की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है। यहां पर जो आप देख पा रहे हैं कंडीशन क्या है, यहां पर बेटा दिस इज योर लाइन ऑफ साइट। और ये लाइन ऑफ साइट जो है क्या वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है? बिल्कुल सही बात है, यहां पर कोई इंक्लिनेशन तो है नहीं। लाइन ऑफ साइट इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, ना अपवर्ड है ना डाउनवर्ड है, लाइन ऑफ साइट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। तो हम बहुत आसानी से इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। बट उसके लिए मुझे K, S और C ये 3 पैरामीटर पता होने चाहिए थे। S तो सर चलिए मैं फील्ड पे मेजर कर लूंगा जो कि स्टाफ इंटरसेप्ट है। मुझे एक चीज नहीं समझ में आई, वो है K और C कैसे आएंगे। और ये K और C कैसे आते हैं इसको समझने के लिए अब आपको समझना पड़ेगा थ्योरी ऑफ टेक्योमीटर। इस K और C की अधिक जानकारी के लिए, इस K और C की डिटेल्ड जानकारी के लिए अब मुझे समझना पड़ेगा थ्योरी ऑफ टेक्योमीटर। समझना चाहते हो?
बोलो, क्या आप इस टेक्योमीटर की थ्योरी को समझना चाहते हैं कि क्या होगा ये के और क्या होगा ये सी? समझना चाहते हो तो समझा दूं, बताइए बेटा। समझना चाहते हो थ्योरी ऑफ टेक्योमेट्री? देखो, चाहते हो कि नहीं चाहते हो, समझना पड़ेगा। और उसका रीजन क्या है कि आप चाहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप तभी मेजर कर पाएंगे जब आपको के और सी की वैल्यू पता होगी। अगर आपको के और सी की वैल्यू, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है, तो फिर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाएंगे। तो चाहो या ना चाहो, हमें समझना पड़ेगा थ्योरी ऑफ टेक्योमेट्री। समझेंगे सर, बट उसके लिए पहले कुछ टर्म है जो आपको क्लियर होने चाहिए। देखो, अब मैं टेक्योमीटर की तो बात कर रहा हूं, लेकिन मेन जो मेरा कंसर्न है टेक्योमीटर में, वो तुम सभी लोग अब तक जान चुके हो, वो है टेलीस्कोप। मेन जो कंसर्न है वो है हमारा टेलीस्कोप। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर तुम्हें टेलीस्कोप का ही जूम्ड वर्जन दिखा देते हैं। इतना चलेगा? ये है टेलीस्कोप, आई पीस, ऑब्जेक्टिव पीस, आई पीस, ऑब्जेक्टिव पीस। चलो, यहां कहीं रख लिया हमने स्टाफ, यहां कहीं हमने रख लिया स्टाफ, ये लो। दिस इज द स्टाफ। थोड़ा और दूर ले लें क्या? ऐसी भी कोई जगह की कमी तो है नहीं, तो एक काम करते, थोड़ा दूर लेते हैं। तो ये लो भैया, ये बना दिया स्टाफ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। समझने वाली बात यह है कि अब यहां पे डायाफ्राम में 3 गेम चल रहे हैं। ये एक्सियल हो गया, ये अपर हो गया, और ये लोअर हो गया। इसके बीच में जो डिस्टेंस थी उसके लिए आप पहले ही बात कर चुके हैं, उसको आपने बोला आई। अब आई होप थोड़ी सी ऑप्टिक्स आपको याद है, जो आपने 11वीं 12वीं में पढ़ी थी, उसका यहां पर हम लोग थोड़ा सा करने वाले हैं यूज। एक्चुअल में ये स्टाफ रीडिंग मिल कैसे रही है? तो हम सभी जानते हैं यहां पर हमारा एक लगा हुआ ऑब्जेक्टिव लेंस, यहां पर लगा हुआ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब होता क्या है, तो एक रे तो आपकी पास करेगी, एक रे तो आपकी पास करेगी फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, समथिंग लाइक दिस। ये लो, तो एक कहानी तो ये हो गई। और अगर कहानी की बात करें तो एक्चुअल में इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, तो इसकी कहानी कुछ होगी समथिंग लाइक दिस। और ये फिर फाइनली क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। आई होप ये सब कुछ आपको अच्छा से याद आ रहा है, और ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। इस लेंस की वजह से ये गेम क्या होने वाला है? बेंड होने वाला है। जहां पर ये येलो वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये तुम्हारा पॉइंट होता था एफ, फोकल पॉइंट। याद आया? दिस इज गोइंग टू बी द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। तभी आपने बोला करस्पॉन्डिंग टू द अपर स्टेडिया, यहां पर रीडिंग मिल रही है S1, और करस्पॉन्डिंग टू द लोअर स्टेडिया वी आर गेटिंग द रीडिंग। और ये तो अपना एक्सियल के करस्पॉन्डिंग तो रीडिंग मिल ही जाएगी, एक्सियल के करस्पॉन्डिंग रीडिंग मिल जाएगी। एंड दिस इज गोइंग टू बी द, ये रीडिंग हो गई S2। बोलो भाई, यहां तक का गेम समझ में आया?
कैसे आपको स्टाफ रीडिंग मिल रही है, गेम समझ में आया? अपर स्टेडिया के करस्पॉन्डिंग लोअर रीडिंग कैसे मिल रही है, लोअर स्टेडिया के करस्पॉन्डिंग अपर रीडिंग कैसे मिल रही है, बात सभी को समझ में आ गई? एक बार कंफर्म कर दो अगर यहां तक का डिस्कशन क्लियर है। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। कोई भी यहां पर हम लोगों ने नई बात नहीं की है, ये सारी बातें हैं जो आपको पता हैं, बट मैं यहां पर अब एक एक करके कुछ टर्म इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं जिन टर्म्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। करेंगे, उसकी भी बातचीत करेंगे, बट पहले ये बता दो यहां तक का डिस्कशन क्लियर है? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? बिल्कुल क्लियर है। तो सर अगर स्टाफ इंटरसेप्ट की बात करें तो ये होने वाला है स्टाफ इंटरसेप्ट S, और ये कुछ और नहीं होगा, ये S3 माइनस S1 के बराबर होगा, ये S3 माइनस S1 के बराबर होगा, यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये डिस्टेंस अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या इसको मैं स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? दिस इज योर फोकल पॉइंट। तो ये हो गई तुम्हारी फोकल लेंथ। अभी टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे। इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच की जो डिस्टेंस है, क्या वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d है जो हम मेजर करना चाह रहे हैं? कैपिटल D इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द स्टाफ। एक एक टर्म को ध्यान से समझना बेटा, मैं अभी यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फिर सबको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, डोंट वरी। ये अभी तक जितने भी टर्म यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किए हैं ये सभी को क्लियर हैं? कंफर्म करते चलेंगे बेटा। आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की जो दूरी है, क्या मैं इसको स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बोलते रहना। आई पीस, इस टेलीस्कोप के आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है, क्या मैं इसको स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? सिमिलरली ऑब्जेक्टिव से जो आपका स्टाफ है, क्या इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल u से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? कैन आई रिप्रेजेंट दिस डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल u, यस और नो? बोलो बेटा। ये जो इंस्ट्रूमेंट का सेंटर है उससे ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की डिस्टेंस की दूरी को क्या मैं स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो कम से कम इतने टर्म हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो क्या ऑडियो वीडियो क्लियर? एक बार कंफर्म करना। एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा, ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ, बीच में आई थिंक कुछ फ्लक्चुएशन हुआ है, बीच में कुछ फ्लक्चुएशंस हुआ, उसी वजह से मैं पूछ रहा हूं। अभी सब कुछ क्लियर है? तो ये कुछ टर्म मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं, अभी मैं इनको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं क्या क्या टर्म इंट्रोड्यूस किए हैं। चलो लिखता भी रहता हूं साथ साथ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, और इसके बाद फिर हम थ्योरी समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेक्योमेट्री की थ्योरी होती क्या है। दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस। करें फिर आगे डिस्कशन कंटिन्यू करें? फिर से एक बार कंफर्म कर दो ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाने दो, टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई।
टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर देयर शुड बी प्रॉपर कनेक्टिविटी, ताकि आप इस कंसेप्ट को कहीं पे कुछ भी मिस ना करें। आगे बढ़ें, डिस्कशन को आगे ले चला जाए। एक बार कंफर्म करेंगे बेटा, एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो हम कौन से पॉइंट को बेटा, कुछ टर्म इंट्रोड्यूस किए हैं। देखो क्या क्या टर्म है, एक आई है, एक वी है, एक यू है, एक एस है, एक स्मॉल डी है, एक स्मॉल एफ है और एक कैपिटल डी है। इन सभी टर्म को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। शुभम, इन सभी टर्म को अभी मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट एक बार बस ये मुझे मेक श्योर हो जाने दो कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, प्रॉपर कनेक्टिविटी है, उसी का वेट कर रहा हूं। तो शर्मा जी कह रहे हैं कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। यस सर क्लियर। चलिए आइए देखिए, चलो यहीं पे करता हूं ताकि तुम सभी बातों को समझ पाओ। लेट अब एक एक टर्म की बात कर लेते हैं, आप ही बताना। आई को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो। आई इज द स्टेडिया इंटरवल, अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को तो आई बोल रहे हैं। चलिए, जो तुम्हें पहले पता है वो लिख देता हूं। डी क्या है, डी इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस, डी इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ, D is the horizontal distance between the instrument and the staff. अरे भैया बेसिक, शुभम साहब, पटेल साहब, बेसिक ऑप्टिक्स पढ़ी थी 11वीं 12वीं में। तो आई पीस और ऑब्जेक्टिव पीस के बीच की जो डिस्टेंस होती थी उसको आप रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल वी से। ऑब्जेक्टिव लेंस और टारगेट के बीच की जो डिस्टेंस, इमेज की जो बीच की डिस्टेंस होती थी उसको आप रिप्रेजेंट करते थे यू से। ये सभी स्टैंडर्ड नोटेशन है, अपने मन से कोई भी नोटेशन नहीं लिया है। और उसी थ्योरी को, बेसिक ऑप्टिक्स की थ्योरी को ही यूज करके हम टेक्योमेट्री की थ्योरी को समझना चाह रहे हैं। किसी भी लेंस से जब आप देख रहे हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, वही तो बताया जा रहा है यहां पे। समझ गए पटेल साहब? तो ऐसे नहीं कोई भी रैंडम टर्म ले लिया। 11वीं 12वीं में थोड़ी बहुत फिजिक्स याद आ रही है, लेंस इक्वेशन याद आ रही है। 1/f विल बी इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अभी उसी का यूज करने वाले हम लोग, अभी उसी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा आप नहीं पढ़ा है तो उसके लिए फिर ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। जैसे अभी मैंने क्या बताया, ये 3 टर्म मैंने एक्सप्लेन किए। ये बताओ, एक एक सुन तो लो मेरे लाल, कर रहा हूं एक्सप्लेन। अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेट मी एक्सप्लेन। एक बार मैं एक्सप्लेन कर लूं, फिर कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना। तो मैंने आई एक्सप्लेन कर दिया, डी एक्सप्लेन कर दिया, एस क्या है, एस इज द स्टाफ इंटरसेप्ट, और ये होता है S3 माइनस S1। शुभम बताएंगे मुझे, ये तीनों टर्म क्लियर हैं तो फिर बाकी टर्म की बात करें। ये तीनों टर्म आई, डी और एस क्या है, आई, डी, कैपिटल डी और एस, ये तीनों टर्म क्लियर हैं तो फिर आगे बातचीत करी जाए।
इफ द डिस्कशन अबाउट ऑल दीज थ्री टर्म्स इज क्लियर टू एवरीवन, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। आई थिंक बाकी लोग को समझ में आ गया। शुभम को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, चिंता मत करो, सुनते रहो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक चीज बस कंफर्म करते रहो कि समझ में आ रही, तो फिर आगे बढ़ें। चलिए, ये शुभम ने बोल दिया, ये बातें क्लियर है। कुछ और टर्म है, चलो पहले v बचा, u बचा, d बचा, f बचा, इसको लिखते हैं। तो मैंने v बोला, डिस्टेंस बिटवीन डायाफ्राम एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। देखो, स्मॉल v इज द डिस्टेंस बिटवीन द डायाफ्राम एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। स्मॉल u क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस टू स्टाफ। ये देखो, स्मॉल u इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस to the staff. Small v is the distance between the diaphragm and the objective lens. Small u is the distance between the objective lens and the staff. टर्म बचा है स्मॉल d। देखो स्मॉल d को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल d क्या होने वाला है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये देखो, ये इस इंस्ट्रूमेंट की वर्टिकल एक्सिस है, उससे ऑब्जेक्टिव लेंस की जो डिस्टेंस है उसको आपने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल डी से। तो बचा f। f तो पता ही है तुम्हें, f इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। f इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आई थिंक अब मैंने सारे नोटेशंस एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब देख लो कहीं कोई डाउट हो इन नोटेशंस में, तो पहले वो क्लियर कर दो, फिर आगे बातचीत करते हैं। बोलो भाई शुभम, अभी सारे नोटेशंस क्लियर हैं? अभी सारे नोटेशंस क्लियर हैं? अभी सारे नोटेशंस क्लियर हैं? ऑल द नोटेशंस इज क्लियर टू एवरीवन? चलिए क्लियर है। आइए हम जानते हैं फॉर लेंस, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो क्या ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैं लिख सकता हूं 1/f विल बी इक्वल टू 1/u प्लस 1/v? जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है तो ये लेंस के लिए एक क्वेश्चन होती है, मान लो अभी, ठीक है, अदरवाइज फिर बहुत डिटेल डिस्कशन हो जाएगा। तो फॉर लेंस 1/f विल बी इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम को मैं दोबारा से रिक्रिएट करता हूं तुम्हारी समझ के लिए। तो क्या मैं उसी डायग्राम का कुछ एक पार्ट निकाल के यहां पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? ये I था, ये S था, ये डिस्टेंस क्या थी देख लो,
ये I हो गया, ये S हो गया, ये डिस्टेंस थी तुम्हारी V और ये डिस्टेंस थी U। तो ये डिस्टेंस हो गई V और ये डिस्टेंस हो गई U। इतना पोर्शन मैंने उस डायग्राम से निकाल लिया। कोई तकलीफ? बोलो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं I अपॉन V जो होगा वो S अपॉन U के बराबर होना चाहिए? बोलो। लिख सकता हूं? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं क्या यहां से 1 अपॉन V की वैल्यू लिख सकता हूं, वो हो जाएगी S अपॉन यू आई। बोलो। क्या मैं ये पॉइंट लिख सकता हूं इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम? अगर किसी को यहां तक के डिस्कशन में कोई नाराजगी ना हो तो मैंने लिख दिया I अपॉन V विल बी इक्वल टू S अपॉन U, और यहां से 1 अपॉन V की वैल्यू निकाल ली तो वो आ गई S अपॉन यू आई। और इस वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो 1 अपॉन F विल बी इक्वल टू 1 अपॉन U, और ये वैल्यू आ गई S अपॉन यू आई। कोई तकलीफ? चलो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। इसको मैंने लिखा 1 अपॉन F विल बी इक्वल टू 1 अपॉन U को ले लिया कॉमन। 1 अपॉन U को अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 1 प्लस S अपॉन I। देखो, स्टेप बाय स्टेप देखते रहो, स्टेप बाय स्टेप देखते रहो। यहां से अगर मैं U की वैल्यू निकालूं तो यह आ जाएगा F 1 प्लस S अपॉन I। देखो, यह आ जाएगा U इज इक्वल टू F 1 प्लस S अपॉन I। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं F प्लस F अपॉन I S। बात वही है, F प्लस F अपॉन I S। कैन आई राइट द वैल्यू ऑफ U लाइक दिस? यहां से क्या हम U की वैल्यू को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बोलिए बेटा। मामला एकदम खत्म होने की तरफ है। क्या यहां से हम U की वैल्यू को निकाल सकते हैं? फाइनली अगर मैं लिखूं तो U विल बी इक्वल टू F प्लस F अपॉन I इंटू S। ये वैल्यू आपने निकाल ली। U इज इक्वल टू F प्लस F अपॉन I इंटू S। कंफर्म करो बेटा, यहां तक का डिस्कशन क्लियर है? ये U निकालना हमारा मकसद नहीं था, वो तो हमें निकालना पड़ा, ये मजबूरी है। हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद था हम ये D डिस्टेंस को डिफाइन करना चाह रहे हैं। तुम्हें अगर दिक्कत ना हो तो मैं लिख सकता हूं D विल बी इक्वल टू, ये जो D डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल d प्लस U। बोलो, दिस कैपिटल D विल बी इक्वल टू स्मॉल d प्लस U, और यही निकालना हमारा मकसद था। तो आइए मकसद को पूरा करते तो D इज इक्वल टू स्मॉल d प्लस U। स्मॉल d प्लस U की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगी F प्लस F अपॉन I इंटू S। ये आ गया। तुम्हें अगर कोई दिक्कत ना हो तो इसको रीअरेंज करके क्या मैं D लिख सकता हूं F अपॉन I इंटू S प्लस F प्लस D। ये लो, ये F और D एक साथ लिख दिया और ये यहां पर लिख दिया। तुम्हें अगर कोई दिक्कत ना हो तो क्या ये लिख सकता हूं D। मैंने क्या करा, मैंने बोला यहां पर मैं F अपॉन I को रिप्लेस कर देता हूं K से और F प्लस D को रिप्लेस कर देता हूं C से। तो क्या मैं यही इक्वेशन इस तरीके से लिख सकता हूं कि D विल बी इक्वल टू
KS plus C. D will be equal to KS plus C. Now can I write the same equation like this? K है तुम्हारा F upon I और C है F plus D. बेटा ये कुछ और नहीं है, यही है तुम्हारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और ये प्यारा सा जो C है यही है तुम्हारा एडिटिव कांस्टेंट, वेयर K is the multiplying constant और C is the additive constant. K is the multiplying constant and C is the additive constant. यही तो तुम्हारी टेक्योमेट्री इक्वेशन थी, यही तो तुम्हारी टेक्योमेट्री की प्यारी सी इक्वेशन थी, जिसकी हेल्प से आप इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट पता हो और अगर आपको एडिटिव कांस्टेंट पता हो। जरा ध्यान से देखो, ये K और C किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ क्या है, स्टेडिया इंटरवल क्या है, फोकल लेंथ क्या है, वर्टिकल एक्सिस से ऑब्जेक्टिव लेंस की इंस्ट्रूमेंट की दूरी क्या है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, देखो तुम्हें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अगर यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो K और C हैं ये डिपेंड कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स की स्पेसिफिकेशन पे, ये डिपेंड कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट की स्पेसिफिकेशन पे, यस और नो? अरे बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि K है F अपॉन I और C है F प्लस D। बोलो, तो भैया जीवन में जब कभी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं या इंस्ट्रूमेंट आप मार्केट से परचेज करते हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन तो जिसने इंस्ट्रूमेंट बनाया है वही बता पाएगा ना। एवरी इंस्ट्रूमेंट कम्स विद दियर स्पेसिफिकेशन, यस और नो? आप मार्केट गए थे, आपने एक टेक्योमीटर खरीदा है, अब उसमें जो स्टेडिया प्रोवाइड किए गए उसके बीच की डिस्टेंस क्या है, वर्टिकल एक्सिस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो भी आपने यूज किया है उसकी फोकल लेंथ क्या है, ये बातें तो वही बताएगा ना जिसने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, यस और नो? मुझे फाइनली अगर K और C की वैल्यू पता है, मुझे जिन भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है, मैं जाऊंगा केवल स्टाफ इंटरसेप्ट मेजर करूंगा और यहां पर मेरा गेम हो जाएगा ओवर। मैं उन दोनों पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत इजीली डिफाइन कर सकता हूं, प्रोवाइडेड अगर आपको K और C पता है, क्योंकि S तो हमें खुद फील्ड पे मेजर करनी है। मानते हो कि नहीं? और बेटा यहां से आते तुम्हारे एग्जाम में दो तरीके के सवाल, यहां से आते हैं तुम्हारे एग्जाम में दो तरीके के सवाल, और दोनों तरीके के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो टाइप 1 प्रॉब्लम जो आता है, टाइप 1 प्रॉब्लम जो आता है आपका टेक्योमीटर से रिलेटेड, अगर आपको इंस्ट्रूमेंट की स्पेसिफिकेशन पता है, इफ इंस्ट्रूमेंट्स स्पेसिफिकेशन आर नोन, अगर आपको इंस्ट्रूमेंट की स्पेसिफिकेशन पता है, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं उसका आसान भाषा में अगर मैं बोलूं, अगर उसका मैनुअल आपके पास अवेलेबल है तो आप मैनुअल खोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा F कितना है, I कितना है और D कितना है। मतलब ये सभी अगर मुझे नोन है, ये F भी पता है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेडिया इंटरवल की भी वैल्यू पता है,
और वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में क्या डिस्टेंस है ये भी मुझे पता है, तो भैया कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं। तो के जो होता है जिसको आप बोल रहे थे मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, के जो होता है जिसको आप बोल रहे थे मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ भाई? तो दैट विल बी इक्वल टू एफ अपॉन आई। सी जो होता है वो होता है आपका एडिटिव कांस्टेंट, सी जो है वो है एडिटिव कांस्टेंट और जिसकी वैल्यू थी एफ प्लस डी। तो अगर दोनों चीजें पता है तो लगा दो ना, डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी। तो टाइप 1 प्रॉब्लम क्या बनता है? टाइप 1 प्रॉब्लम में आपको इंस्ट्रूमेंट की स्पेसिफिकेशन बताई जाएंगी, गिवन होंगी, नोन होंगी। वो आपसे एग्जाम में बोलेंगे कि भैया एक टेक्योमीटर यूज किया है जिसकी फोकल लेंथ ये है, स्टेडिया इंटरवल की वैल्यू गिवन है, वर्टिकल एक्सिस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की डिस्टेंस गिवन है। कहेगा हमने वहां पर स्टाफ रीडिंग ली है, तो 3 स्टाफ रीडिंग मिली है, इन स्टाफ रीडिंग के बेसिस पे बता दो उन दोनों पॉइंट स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी। तो भैया अगर एफ, आई और डी पता है तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू। अगर ये दोनों कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, 3 स्टाफ रीडिंग जो दी गई हैं उसमें करस्पॉन्डिंग टू द अपर स्टेडिया, करस्पॉन्डिंग टू द लोअर स्टेडिया, मतलब S3 माइनस S1 करके S निकाल लेंगे। K पता है, C पता है, S पता है, क्या पता चल जाएगा? वहां पर आपको टेक्योमीटर और स्टाफ के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता चल जाएगी। वहां पर आपको टेक्योमीटर और स्टाफ के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो क्या ये टाइप 1 प्रॉब्लम सभी को क्लियर है? गेट में भी ऐसे सवाल आते हैं। तो ये जो आप डिस्कशन कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट, ईएससी या जो भी आपके स्टेट्स के एई और जेई के एग्जाम हैं, सभी जगह यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ द टेक्योमेट्री। कंफर्म करो अगर टाइप 1 क्लियर है तो टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 1 प्रॉब्लम अगर सभी को क्लियर है तो फिर नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप 2 प्रॉब्लम। बोलो बेटा। यहां तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। अगर इंस्ट्रूमेंट की स्पेसिफिकेशंस पता है, इन दैट केस हाउ वी कैन फाइंड आउट द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, हाउ वी कैन फाइंड आउट द एडिटिव कांस्टेंट, और फाइनली हाउ वी कैन फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टेक्योमीटर एंड द स्टाफ। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत बढ़िया, ये बातें सर सभी को क्लियर है। अरे भैया समझ आ रहा है? बताओ, सही से बताओ, समझ में आ रहा है? सही से बताओ, समझ में आ रहे हैं सारे कंसेप्ट? क्यों? बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है। टाइप 2 बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। और टाइप 2 का गेम क्या है कि अब जो इंस्ट्रूमेंट की स्पेसिफिकेशन है, जैसे एफ, आई और डी, ये तुम्हें अननोन है। मतलब कहने का क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट का मैनुअल था वो मैनुअल खो गया, अब तो खेल हो गया। जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, जहां पर उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई थी, किसी भी वजह से बहुत दिन हो गए इंस्ट्रूमेंट को परचेस किए हुए, वो मैनुअल गायब हो गया है।
अब ना मुझे एफ पता है, अब ना मुझे आई पता है, और अब ना मुझे डी पता है। अब ऐसे हालात में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें? तो ये है आपका टाइप 2 प्रॉब्लम, इफ द इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशंस आर नॉट नोन टू अस। अरे बहुत सिंपल है। इसके लिए एक छोटा सा फील्ड टेस्ट कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा फील्ड टेस्ट कर लेते हैं। 2 पॉइंट लेते हैं ए और बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने मेजर कर लिया है टेप की हेल्प से। यहां पर हमने रखा टेक्योमीटर, यहां पर हमने रखा स्टाफ। जाहिर सी बात है 3 रीडिंग मिलेंगी। ये मिल गया मान लो तुम्हें S1। तो यहां पर नोन पैरामीटर क्या क्या है इस पूरी कहानी में? तो नोन पैरामीटर है D1 और S1। टेक्योमेट्री इक्वेशन लगा दो, D1 इज इक्वल टू K S1 प्लस C। हमें नहीं पता है कि K और C की वैल्यू क्या है, तो हमने एक फील्ड टेस्ट करा जहां पर एक नोन डिस्टेंस थी D1, उसके करस्पॉन्डिंग स्टाफ इंटरसेप्ट मेजर कर लिया। हम जानते हैं टेक्योमेट्री इक्वेशन होती है D इज इक्वल टू के एस प्लस C, तो जो कि होनी चाहिए D1 इज इक्वल टू के एस प्लस C, के S1 प्लस C। सेम इंस्ट्रूमेंट को उठाओ और अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज कर दो। मान लो ये पॉइंट P और Q है और ये डिस्टेंस है D2। अब आपने यहां पर इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया, यहां पर स्टाफ को प्लेस किया। जाहिर सी बात है जब ये डिस्टेंस चेंज हो गई है तो अब ये स्टाफ इंटरसेप्ट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब सेम इंस्ट्रूमेंट है तो उसका मल्टीप्लाइंग और एडिटिव कांस्टेंट भी तो सेम रहेगा। जाहिर सी बात है। यहां के लिए मैं इक्वेशन लिख सकता हूं D2 विल बी इक्वल टू के S2 प्लस C। D2 विल बी इक्वल टू के S2 प्लस C। भैया K और C तो सेम ही रहेंगे ना, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सेम है। बोलो, तुम्हें नहीं लगता है इन प्यारी सी दोनों इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से आप K और C की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं? फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस 1 एंड 2, from these two equations 1 and 2 you can find out the value of the multiplying constant and the additive constant for this instrument। अब आप इस इंस्ट्रूमेंट के लिए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक बार आपको इसका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट पता चल गया, जाओ, किसने रोका? अगर आपको अब एक बार इनका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट पता चल गया तो आओ इसको यहां पर रखो। ये है तुम्हारा टेक्योमीटर, यहां पर मिल गई S, तो D विल बी इक्वल टू के एस प्लस C। यू नो द वैल्यू ऑफ K, यू नो द वैल्यू ऑफ C। फील्ड में जाकर केवल आपको इन दोनों पॉइंट के बीच में स्टाफ इंटरसेप्ट को मेजर करना है और देखते ही देखते तुम्हें इन दोनों पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता चल जाएगी। कहा था कि बहुत आसानी से टेक्योमीटर की हेल्प से आप इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर पाएंगे। सिंपल तुम्हें स्टाफ रीडिंग्स लेनी है, सिंपल स्टाफ रीडिंग्स लेके आप फील्ड के मेजरमेंट्स कर सकते हैं, आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कंप्लीट थ्योरी ऑफ द टेक्योमीटर। इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड द थ्योरी ऑफ द टेक्योमीटर एंड आई होप द इंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये सारे टर्म तुम्हारे लिए लिख भी दिए, ऑल्दो मैंने सारे टर्म बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं, फिर भी नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर सारी चीजें लिख भी दी हैं। एक लास्ट पॉइंट आपको और समझना है बेटा, ऐसा लेंस या ऐसा टेलीस्कोप
जिसके लिए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू 100 होती है और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है। ऐसा टेलीस्कोप या ऐसा लेंस जिसके लिए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू 100 होती है और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल टेलीस्कोप। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल टेलीस्कोप। तो क्या स्पेसिफिकेशन है एनालिटिकल टेलीस्कोप के लिए? ऐसा टेलीस्कोप, ऐसा लेंस जिसके लिए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू 100 होगी और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू 0 होगी, उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल टेलीस्कोप। किसी का डिस्कशन आ रहा था एनालिटिकल टेलीस्कोप से रिलेटेड? आई होप अब वो पॉइंट सभी को क्लियर है। बोलो भाई। नाउ आई थिंक द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? तो यह बेटा बातचीत थी थ्योरी ऑफ टेक्योमीटर से रिलेटेड। तो अभी मैंने आपको बेसिक मेजरमेंट्स करके दिखाएं कि हाउ वी कैन मेजर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं। अभी कुछ इसके स्पेशल केसेस हैं, जैसे लेवलिंग का काम कैसे करेंगे टेक्योमीटर। और अभी हमने जो डिस्कशन किया उसमें हमारी लाइन ऑफ साइट जो थी उसमें कोई इंक्लिनेशन नहीं था। अभी तक जितनी भी डिस्टेंस हम लोगों ने मेजर की आज के क्लास में, जो भी डिस्टेंस मैंने डिफाइन की, वो सभी की सभी डिस्टेंस को मेजर करते समय हमारी जो लाइन ऑफ साइट थी टेलीस्कोप की, दैट वाज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। बट प्रैक्टिकली हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लाइन ऑफ साइट जो हो वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल भी हो, हॉरिजॉन्टल ही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो समटाइम्स फील्ड में ऐसी जरूरत हो सकती है कि देयर मे बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन हो सकता है, देयर मे बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अलग अलग केस हैं, टोटल अभी 2 केस हैं और उन दोनों ही केस के 2 सब केस हैं। तो जिसमें आप बात करेंगे हाउ वी कैन मेजर द डिस्टेंस, हम डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं और हम एंगल आरएल्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ वी कैन मेजर द डिस्टेंस एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द आरएल्स ऑफ द पॉइंट। तो ये अब हमारी नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन होगा। ठीक है, आज की क्लास में बेसिक ऑफ टेक्योमेट्री के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली है और आई होप ये सारा का सारा डिस्कशन सभी को क्लियर है। तो एक बार बस सभी लोग लास्ट में कंफर्म कर देंगे, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज क्लास रिलेटेड टू द टेक्योमेट्री, रिलेटेड टू द टेक्योमीटर एंड रिलेटेड टू द बेसिक थ्योरी ऑफ द टेक्योमेट्री। ये 3 चीजें मेन हम लोगों ने डिस्कस की है। लिख भी देता हूं क्या क्या डिस्कस किया है। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टेक्योमेट्री सर्वेइंग के बारे में बातचीत करी। एज ए इंस्ट्रूमेंट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टेक्योमीटर, टेक्योमीटर के बारे में हम लोगों ने बातचीत की। और लास्ट में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया वो था बेटा थ्योरी ऑफ टेक्योमीटर। थ्योरी ऑफ टेक्योमीटर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टेक्योमेट्री इक्वेशन। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टेक्योमेट्रिक इक्वेशन जो कि थी D = KS+C। कैसे ये इक्वेशन डिराइव हुई, कैसे ये इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव की, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बातचीत करी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अब इसका देखेंगे एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में। तो कल जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, तो पहले हम लोग टेक्योमेट्री का पूरा डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे जो आपकी पहली क्लास होगी। और सेकंड क्लास में एक टॉपिक है अगेन गेट एग्जाम में, उसका वेटेज एज सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट कभी कभार कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। बट जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि जितना भी टॉपिक हैं और सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जितने भी मैक्सिमम टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं इस कोर्स में, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। यस और नो? सो 2 टॉपिक कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक तो होने वाला आपका टेक्योमेट्री वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वी विल डिस्कस द डिफरेंट केसेस
और अगला डिस्कशन जो होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो कल ये 2 टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप द इंटायर डिस्कशन फ्रॉम द टुडेज क्लास इज क्लियर टू एवरीवन। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। चलो भाई, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके यहां पर एग्जाम्स में आते हैं, फटाफट इसका आंसर और दे दो यार। 1-2 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर मुझे और बता दो आप तो बढ़िया रहेगा। द स्टेडिया मेथड इन द टेक्योमेट्री इज यूज टू डिटरमाइन। The stadia method in the case of tachyometry is used to determine। तो स्टेडिया मेथड जो होता है टेक्योमेट्री का, उससे हम क्या मेजर कर सकते हैं? अभी तो करके दिखाया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये तो पहले ही बता दिया था। नहीं डी ही होगा। वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। हाउ वी कैन फाइंड आउट द RL, how we can measure the distance, that we will also see, don't worry। तो वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजर कर पाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। चलो इसको कल आंसर कर देना। अभी आज मैंने आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में बात की है, कल हम लोग देखेंगे वर्टिकल डिस्टेंस या RL भी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज जो पढ़ा है उससे रिलेटेड आई थिंक ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बता दो। ये तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, पूछा गया है द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ द टेक्योमेट्री विल बी इक्वल टू। अभी तो बताया था K इज इक्वल टू F अपॉन I और C इज इक्वल टू F प्लस D। K is equal to F upon I and C will be equal to F plus D. K is the multiplying constant, C is the additive constant. For analytical telescope, what will be the value of the K and C? Analytical telescope के लिए K और C की वैल्यू क्या होगी? For analytical telescope, what will be the value of the K and C? Multiplying constant will be equal to 100, absolutely correct. Additive constant will be equal to 0. So these are the specification of the analytical telescope. यह आपके analytical telescope की क्या थी? स्पेसिफिकेशन थी। ये भी बहुत पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम में टेक्योमेट्री का ये सवाल आया हुआ है कि एनालिटिकल टेलीस्कोप की स्पेसिफिकेशन क्या होती है, ठीक है भाई। तो आई वांट कंफर्मेशन एट द लास्ट, एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे। वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ रिलेटेड टू द टेक्योमेट्री इज क्लियर टू एवरीवन। किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट। अदरवाइज दिस इज फॉर टुडेज क्लास। ये आज की क्लास का डिस्कशन था। जस्ट कंफर्म, और कोई डाउट एंड क्वेरी हो तो क्लियर कर लो। तो डीपीपी आपको प्रोवाइड कर दी गई है, डीपीपी या जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। चलो बहुत बढ़िया। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डीपीपी अभी सभी को मिल रही है, एक बार मुझे एक बार कंफर्म करो। डीपीपी का कुछ लोग का क्वेरी आ रहा था। नाउ यू आर गेटिंग ऑल द डीपीपी, और इस वीक आपका टेस्ट भी होने वाला है। 3 टेस्ट हो चुके हैं आपके इस वीक के, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं। कुछ पार्ट लेवलिंग का, कुछ पार्ट कंटूर का, प्लेन टेबल, टेक्योमेट्री, इन टॉपिक से रिलेटेड आपका वीकली टेस्ट भी होगा। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द 4th वीकली टेस्ट, 4था वीकली टेस्ट है ये, ठीक है। तो सभी लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। डीपीपी और डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन और उसका पीडीएफ सब कुछ ऐप पर प्रॉपर वे में अपडेट हो रहा है। तो आई होप आप सभी उन चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ साथ जो गेट और ईएससी के पीवाईक्यूज हैं, काफी टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए बेटा। 7-8 डिस्कशन, 7-8 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं।
तो उन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं मॉर्निंग 10 AM। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।